आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। वायुसेना ने राफेल से की वॉर ड्रिल, ब्रेक करिए। बड़ी खबर, वायुसेना ने राफेल से वॉर ड्रिल की है। राफेल ने वॉर ड्रिल को लीड किया। राफेल की 2 स्क्वाड्रन का एक्शन अंबाला और हाशिमारा एयरबेस से उड़ान भरी है। भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राफेल का एक्शन इस वक्त की बड़ी खबर। राफेल ने इसको लीड किया है और हमें नहीं भूलना चाहिए, भारत का जो राफेल है वो पाकिस्तान के F-16, पाकिस्तान के JF-17 उन दोनों से कहीं गुना ज्यादा आगे है। इन टर्म्स ऑफ रेडार, इन टर्म्स ऑफ मिसाइल्स हम बहुत आगे हैं उनसे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए राहुल। बड़ी खबर, अंबाला और हाशिमारा और राफेल के बाद नेक्स्ट ब्रेकिंग, भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास, बड़ा युद्ध अभ्यास। गगन शक्ति पिछले साल था युद्ध अभ्यास, लेकिन अभी इस वक्त किया गया है जिसका नाम दिया गया है आक्रमण। आक्रमण वॉर ड्रिल में टॉप गन पायलट हैं जिन्होंने राफेल को लीड किया। 2 स्क्वाड्रन्स सेंट्रल सेक्टर से आक्रमण वॉर ड्रिल की गई है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि इस वक्त की बड़ी खबर, राफेल ने लीड किया। राफेल की 2 स्क्वाड्रन्स हाशिमारा और अंबाला एयरबेस से मूव करती हैं। और इसके बाद बड़ी खबर आपके सामने, इसका नाम दिया गया है आक्रमण। पिछले साल वाले का नाम था गगन शक्ति। इस वक्त एक और बड़ी खबर, सुखोई और राफेल से वॉर ड्रिल। इस वक्त की बड़ी खबर, लॉन्ग रेंज सॉर्टीज से वॉर ड्रिल की गई है। लॉन्ग रेंज सॉर्टीज, यानी आप समझ रहे हैं इसका इरादा क्या है। फिर वॉर ड्रिल में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। राफेल में मीटियोर है जो कि 300 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखता है। राफेल में हैमर मिसाइल है जो कि अंदर तक घुस के सब बर्बाद करता है। राफेल में स्कैल्प मिसाइल्स हैं जो कि सब तबाही लेके आ सकता है। वायुसेना ने कहा कि यह रूटीन अभ्यास है, रूटीन अभ्यास है। दे आर अंडर प्लेइंग इट। मैं चाहूंगा राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जनरल अजय चतुर्वेदी मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है सर। मेरे साथ है, आपको दिखाई दे रहे एयर कॉमोडोर AS बाहल सर, थैंक यू वेरी मच सर। एयरफोर्स की बात है, बाहल सर आई स्टार्ट विद यू सर। ये प्री प्लान्ड नहीं था, पहला सवाल तो यही है सर। ये एकाएक सॉर्टीज की गई हैं और वो भी, मार्क माय वर्ड्स, लॉन्ग रेंज सॉर्टीज विद लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, और राफेल ने लीड किया है। सर ये क्या है, इसका मतलब क्या है? जब भी एस्केलेशन कॉन्फ्लिक्ट स्केल पे काफी ऊपर टेंशन बढ़ जाती है, उस समय पे अगर हमने कोई भी एक्शन लेना है तो उसका पहले हम अभ्यास करते हैं। और अभ्यास एक पॉलिटिकल सिग्नल भी होता है कि आप तैयार हो जाए, भारतीय वायुसेना आने वाली है। और साथ में जो हमने जहाज इस्तेमाल किए हैं, हमारे पास 2 स्क्वाड्रन रफाल के हैं जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो कि मच बेटर है इवन ब्लॉक 3 JF-17 से और J-10C से और F-16 से। इन सबसे बेहतर है रफाल एयरक्राफ्ट। और उसके अंदर जो स्कैल्प मिसाइल है, 350 किलोमीटर की रेंज है। पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है जहां पे ये मिसाइल जाके हिट ना कर सके। सर स्कैल्प मिसाइल है, मीटियोर मिसाइल है, हैमर मिसाइल है। हमारे पास राफेल में जो रेडार्स है वो JF-17 और F-16 से ज्यादा एडवांस्ड है। अगर डॉग फाइट की बात की जाए, एयर टू एयर एक्शन की बात की जाए, राफेल इज फार अहेड। ये मैसेजिंग बहुत लाउड है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और साथ में सुखोई 30 के 13 स्क्वाड्रन है हमारे पास। और सुखोई 30 में इस्तेमाल की जाएगी रैम्पेज और रॉक मिसाइल्स जो कि इजरायली एयरक्राफ्ट की है। सर उसका आज यूज किया गया है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। रॉक और रैम्पेज का आज इस्तेमाल किया गया है। से भी ऊपर है। You're right सर। रॉक और रैम्पेज का आज इस्तेमाल किया गया है। मैं सीधे यहां पर जनरल चतुर्वेदी को डिस्कशन में लेके आऊंगा। सर इमेजिन दिस, इसकी टाइमिंग देखिए सर। अब आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी उसी वक्त वो कंक्लूड होती है और ये खबर सामने आती है। जिस वक्त पाकिस्तान ने लाहौर में अपनी 1.5 स्क्वाड्रन या 2 स्क्वाड्रन JF-17 की लगाई है, गिलगिट बाल्टिस्तान में अपनी JF-17 की स्क्वाड्रन को प्लेस किया है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है 2 से 4 स्क्वाड्रन वहां पर उन्होंने प्लेस की है, उस वक्त ये वॉर ड्रिल की गई है। सर ये खाली मैसेजिंग है या ये एक्चुअली एक इंडिकेशन है? क्यों मैं इसको जोड़ूंगा, रूस यूक्रेन युद्ध से पहले हमने वॉर ड्रिल देखी थी रशिया की, गाजा पे अटैक से पहले हमने वॉर ड्रिल देखी थी इजराइल की। क्या ये हमारी वॉर ड्रिल उसी का इंडिकेशन है? देखिए वॉर ड्रिल करना तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पूरी ड्रिल SOP
राफेल स्क्वाड्रन और SU-30 MKI का आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाए, उस सब की तैयारी तो रखनी पड़ेगी। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि जो आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है, आप उस पर थोड़ा ज़्यादा गौर करो। मेरे ख्याल में इस बार इनका इरादा कतई नहीं है कि किसी तरीका कोई ऐसा काम किया जाए जिससे सिर्फ टेररिस्ट को ख़त्म किया जाए। इस बार टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होने की मुझे उम्मीद ज़्यादा है, जिसके लिए मेरा ख्याल है थोड़ी तैयारी करेगी। और ये आज का जो है, इट इज़ बेसिकली टू शो ऑफ स्ट्रेंथ है। आप जो बता रहे हैं शो ऑफ स्ट्रेंथ है सर। मेरे पास एक और ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। अरब सागर में एक्शन में नौसेना ब्रेक करिए INS विक्रांत, जिसके लिए राफेल की नेवल फ्लीट आने वाली है। INS विक्रांत को मूव कर दिया गया है करवार तट पर की ओर। INS विक्रांत का मूवमेंट, ये बड़ी खबर है। और ये वहां से मिसाइल टेस्ट भी किया गया है करवार तट की ओर INS विक्रांत का मूवमेंट। राहुल, जो राफेल वाली पहली खबर है, जो दूसरी वाली खबर है आक्रमण की, ये दो ब्रेकिंग और ये तीनों खबर अगर आप ले पाए स्क्रीन पर, तो ये हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा ये हमने स्केल अप कैसे किया है। भारतीय फौज ने आपके सामने तीनों खबरें आ रही है, जरा ध्यान से देखिए। पहली बड़ी खबर, राफेल ने लीड किया। दूसरी बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरीके से भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास जिसका नाम आक्रमण रखा गया है। INS विक्रांत में आई विल रिक्वेस्ट यू कि एयरफोर्स की जगह नेवी के शॉट जरा प्लेस करिए। ये देखिए करवार तट की ओर INS विक्रांत, ये मैं आपको दिखा रहा हूं करवार तट की ओर INS विक्रांत। यहां पर INS विक्रांत में आई थिंक ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर INS विक्रांत। वक्त की बड़ी खबर, मेरे साथ जनरल चतुर्वेदी सर मौजूद है। सर, पोजिशनिंग, पोस्चरिंग, ये दोनों चीजें बड़ी मायने रखती है। पोजिशनिंग के लिहाज से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है सर, वो इंफॉर्मेशन ये है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। कल रात में इंडियन एयरफोर्स 2:30 बजे के आसपास उसको मूव किया गया था। पायलट्स जो हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट्स हैं, उनके मोबाइल फोन्स रखवा लिए गए थे। जो होता है SOP होता है। बाहल सर से मैं इसके बारे में जरूर जानना चाहूंगा। इस बीच BSF जो है वो फ्रंट लाइन पर अपने बंकर्स में पहुंच चुकी है। इस बीच खबर यह है कि इंडियन आर्मी जो है वो पूरा गियर्ड अप है, ऑल अलर्ट है। ये सारी इंफॉर्मेशन है। जनरल चतुर्वेदी सर, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? नॉट ओनली दिस, कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहलगाम भी जा रहे हैं, वो भी आप उसको गौर से देखो। तो इन सब के चलते हुए एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि कोई ऑप्शन इंडियन आर्म फोर्सेस रादर और इंडिया एज ए नेशन छोड़ना नहीं चाहता। एक उन्होंने डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए और एक अभी जो है ये तैयारी है कि किसी तरह की इवेंचुअलिटीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन अभी भी मेरा मानना यह है निशान जी कि ये जो पूरे तीनों चीज़ें दिखाई है, उनको दिखाया है कि भाई ऐसा है कि इफ़ यू वांट वी कैन सॉर्ट यू आउट। लेकिन कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, उसमें 3 चीजें होंगी, कब, कहां और कैसे। ये 3 चीजें जो हैं ये अभी किसी को कुछ पता नहीं होगा, कब, कहां और कैसे। इन 3 प्रश्नों के सवाल जो हैं ये आपको अभी नहीं पता चलेंगे, जब ये होंगे उसके बाद पता चलेंगे। यानी तो जगह भी हमारी होगी, तैयारी पूरी है, तरीका भी हमारा होगा और समय भी हमारा होगा। बड़ा पुराना हिंदी फिल्म का डायलॉग है ये। लेकिन बाहल सर, अब मुझे आप एस्केलेशन मैट्रिक्स पर चीजें समझाइए। हमारे भारत के TV9 के जितने भी दर्शक हैं इंडिया में या अब्रॉड, उनके सामने मैं 2-3 चीजें लेके आ रहा हूं। नंबर 1, एयर डिफेंस सेक्टर को मूव किया गया ऑन द फ्रंट लाइन। नंबर 2, पायलट्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट्स, उनको हाई अलर्ट पर किया गया था। उनके जो मोबाइल फोन है वो सब रखवा लिए गए थे। आप ही के एक फॉर्मर कोलीग ने मुझे जानकारी दी। नंबर 3, आज आक्रमण नाम की सडन वॉर ड्रिल की गई है। बाहल सर, ये तीनों चीजें एस्केलेशन लैडर या एस्केलेशन मैट्रिक्स पर या अलर्टनेस मैट्रिक्स ऑफ अलर्टनेस पर आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने निशान जी। इसमें आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज दिख रही है। अगर आपके पास अगर फाइटर जहाज होता तो शायद आप खुद उड़ाने लग जाते। अभी आप में इतना जोश है। लेकिन इसमें मैं साथ में ये कहना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एस्केलेशन स्केल में पहले डिप्लोमेटिक एक्शन, वो हमारी गवर्नमेंट ने ले लिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है एयर डिफेंस अलर्ट और एक्सरसाइजेस करना जो सिमुलेट करती है उस
एक्शन सर मैं सेक्टर्स नहीं बता सकता अपनी अपने अपने खाली, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट पाकिस्तान में भी जा रहा है, लेकिन एयर डिफेंस जो है वो हमारा मूव कर चुका है। मैं सेक्टर्स बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन एयर डिफेंस मूव कर चुका है। पायलट्स हाई अलर्ट पर हैं, बल्कि मैंने आपको जो अभी एक इंडिकेशन दिया कि उनके मोबाइल फोन्स को लेकर, सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत क्लियर है कि हम तैयार हो रहे हैं, टाइम ऑफ प्लेस और अपने टाइम चूज करके हम अटैक करेंगे उन टारगेट सिस्टम्स पे जो हमने आइडेंटिफाई किया है, और हो सकता है कि हेड ऑफ स्नेक को भी मारा जाए। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम माउंटेनियस टेरेन और साथ साथ में प्लेन्स के ऊपर दोनों जगह एक्सरसाइज करें, और वही हुआ है। हमने माउंटेनियस टेरेन में भी एक्सरसाइज की है, हमने प्लेन्स में भी एक्सरसाइज की है। हमारे पायलट्स के अगर मोबाइल फोन ले लिए गए, तो एक पश्चिमी देश में जब मोबाइल फोन लेके पायलट्स गए थे, उनको टारगेट किया गया था, तो उनको ट्रैक करके टारगेट किया गया था। और हमारे ये टॉप गन पायलट्स हैं, तो इनके मोबाइल फोन का लेने का एक ही मतलब है कि इनको ट्रैक ना किया जा सके, ये ना पता चले वो कहाँ पे है, कौन सी मेस में सो रहे हैं या किस जगह से वो ऑपरेट करेंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी था उनके मोबाइल फोन लेना। एस्केलेशन मैट्रिक्स पे हम हाईएस्ट स्टेट ऑफ अलर्ट पे पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ टाइम की बात है कि कब हम अपना एक्शन शुरू करेंगे। आप जो जानकारी दे रहे हैं, मेरे जितने भी दर्शक हैं अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, राहुल लेट्स गो इट विद द ड्रिल। एक बार पुनः मैं आपको 9:09 पर TV9 पर आपको चारों खबरें एक बार बैक टू बैक दिखा रहा हूं। पहली बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही है, राफेल ने वॉर ड्रिल को लीड किया। इस वक्त की बड़ी खबर, वायुसेना ने राफेल से की वॉर ड्रिल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द शॉट्स। राहुल, राफेल ने वॉर ड्रिल को लीड किया। दूसरे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर इसके बाद जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये है कि राफेल ने हाशिमारा और अंबाला बेस से उड़ान भरी। राफेल की 2 स्क्वाड्रन्स को मूव किया गया, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, राहुल, आक्रमण नामक वॉर ड्रिल की गई है भारतीय वायुसेना की तरफ से। युद्ध अभ्यास का नाम वॉर ड्रिल का नाम रखा गया आक्रमण। इस आक्रमण वॉर ड्रिल में आपको बताना चाहूंगा, टॉप गन पायलट्स का इस्तेमाल किया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, टॉप गन पायलट्स का इस्तेमाल किया गया है। फिर सेंट्रल सेक्टर से आक्रमण वॉर ड्रिल की गई है। सेंट्रल सेक्टर से तीसरी बड़ी खबर जो आपके सामने आ रही है इस वॉर ड्रिल में, आइए राहुल जरा, तीसरी बड़ी खबर, सुखोई और राफेल से वॉर ड्रिल की गई है। लॉन्ग रेंज शॉटी से वॉर ड्रिल की गई है। वॉर ड्रिल में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। वायुसेना ने कहा यह रूटीन अभ्यास है, दे आर अंडर प्लेइंग इट। और चौथी बड़ी खबर, अरब सागर में एक्शन में नौसेना INS विक्रांत को मूव किया गया है। करवार तट की ओर INS विक्रांत का मूवमेंट है, ये बड़ी खबर। और एक हमारे सामने है, इस खबर के ऊपर सीधे मैं चलूंगा जल चतुर्वेदी सर के पास। सर, INS विक्रांत का मूवमेंट है करवार तट की ओर, हम सबको पता है, और कई जगह ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि जब अभिनंदन वाला एपिसोड हुआ था उसमें नेवी का एक बहुत बड़ा रोल था। इंडियन नेवी के मूवमेंट का मतलब है द प्रेशर टैक्टिक्स इज ऑन। उसका मूवमेंट का मतलब है द शो ऑफ स्ट्रेंथ इज ऑल आउट इन ओपन। योर टेक सा। बिल्कुल, एक्चुअली निशान जी, इसमें आप एक चीज गौर कीजिए कि अगर आप दुश्मन को कहो कि मैं सिर्फ इतना करूंगा, तो उसके लिए वो तैयारी करेगा। उसको भी पता ही नहीं चल रहा कि क्या उसके ऊपर आने वाला है, कहाँ आने वाला है और कैसे आने वाला है। तो नेवी भी तैयारी कर रही है, एयरफोर्स भी दिखा रहा है, और आर्मी तो आपने जैसे बताया कि AD डिप्लॉय हो गई है। आर्मी चीफ पहलगाम कल जा रहे हैं। नदन और वेस्टर्न सेक्टर में पूरी तैयारियां चल रही हैं। तो ये उसको कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ से क्या आएगा, और यही एक दुश्मन पे, क्योंकि जिससे कि वो कुछ गलती कर सके। सुन त्जू, द आर्ट ऑफ वॉर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड डिसेप्शन, ये सबसे बड़ी ताकत होती है। हथियारों से भी बड़ी ताकत होती है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड डिसेप्शन, अगर वॉर ड्रिल की, अगर वॉर की बात की जाए। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया। वी होप एंड प्रे कि आज की रात हमें आपको डिस्टर्ब ना करना पड़े, लेकिन लेट्स सी, वी आर ऑल अलर्ट। ये चैनल नॉन स्टॉप कवरेज आपको दिखा रहा है, और ये 100 घंटे नॉन स्टॉप कवरेज चल रही है। आपने भारतीय वायुसेना की जबरदस्त तैयारी ले ली, देख ली, इंडियन नेवी की तैयारी देख ली, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय नौसेना ने भी पराक्रमी ट्रेलर दिखा दिया है। जब एक तरफ पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट की खबरें आ रही थी, उससे पहले इंडियन नेवी ने वो किया जिससे शाहबाज की धड़कनें बढ़ गईं। भारत ने बीच समंदर से आसमान में मिसाइल उड़ाई, जिसने एक निश्चित दूरी पर जाके टारगेट को सटीक हिट किया। यह निशाना समंदर में साधा गया था, लेकिन इसकी आंच इस्लामाबाद में भी महसूस हुई थी।
इंडियन नेवी ने आईएनएस सूरत से यह मिसाइल टेस्ट किया है। भारत ने किस तरह मिसाइल टेस्ट में भी पाकिस्तान को चेकमेट कर दिया। समंदर में भारत की बुलेट प्रूफ तैयारियों पर और ये बारीक और अहम जानकारियां आपको हम जरूर दिखाना चाहेंगे। लेकिन आईएनएस सूरत ने पश्चिमी प्रशांत सागर से मिसाइल फायर की। यहां से कुछ दूरी पर पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट की तैयारी कर रहा है। नो टाइम इशू किया है। आईएनएस सूरत को तीसरे सबसे बड़े नेवी बेस करावर पर तैनात किया गया है। यहां एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 32 वॉरशिप और सबमरीन खड़ी हो सकती हैं। यहां एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और मिसाइल तैनात हो सकती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां सी बर्ड प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। समंदर में भारत के इसी रणनीतिक कौशल के बाद पाकिस्तान सहमा हुआ है और पाकिस्तान में अलग ही चर्चा हो रही है कि अब भारत अब समंदर से हमला करने वाला है। भारत ने वर्ष 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद जमीन से प्रहार किया था। सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान के कई आतंकियों को मार दिया था। इसके बाद वर्ष 2019 में पाकिस्तान ने पुलवामा आतंकी हमला किया। इसके जवाब में भारतीय फाइटर जेट्स ने आसमान से अंगारे बरसाते हुए एयर स्ट्राइक की थी। और अब ये चर्चा हो रही है कि क्या अब भारत समंदर से वार करने की तैयारी कर रहा है, क्या पाकिस्तान में सी स्ट्राइक होने वाली है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी नेवी की हलचलें काफी बढ़ गई हैं। पाकिस्तान क्या करेगा? 2022 में अंबाला से हमारी ब्रह्मोस जाके वहां पर गिरती है गलती से। उसमें वॉरहेड नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में दहशत फैल गई। कहां था उनका एयर डिफेंस सिस्टम? कहीं नहीं था। 2022 की बात है, अप्रैल का महीना था। पाकिस्तान ने 24 और 25 अप्रैल के लिए अरब सागर में नो टाइम जारी कर दिया है। नो टाइम का मतलब होता है नोटिस या नोटिफिकेशन टू एयरमैन, यानी पाकिस्तान ने समंदर में एक मिसाइल टेस्ट की तैयारी कर ली है। चीनी मिसाइल होगी और इसीलिए एयर स्पेस को खाली रखा जाए, दम दिखाने की कोशिश है। पाकिस्तानी मिसाइल के परीक्षण की रेंज लगभग 480 किलोमीटर बताई जा रही है। उतनी ब्रह्मोस दूरी की हमारी वहां पर गलती से गिर गई थी। यह क्षेत्र समुद्र में पश्चिम की ओर स्थित है, जहां आमतौर पर नौसैनिक गतिविधियां देखी जाती हैं। आज 24 अप्रैल है। आज का दिन तो निकल गया, पाकिस्तान ने कोई टेस्ट नहीं किया। अब पाकिस्तान के पास मिसाइल टेस्ट के लिए 24 घंटे और हैं, लेकिन अभी तक उसकी तैयारियों में कोई दम नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान को भारत से हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान में घबराहट चरम पर है। उसने नेवी के साथ एयरफोर्स को भी अलर्ट कर दिया है। हमारे हाथ पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के मूवमेंट का सैटेलाइट डेटा लगा है। आप सैटेलाइट डेटा में देख सकते हैं कि कराची के सदर्न एयर कमांड से इन फाइटर जेट्स ने नॉर्थ में लाहौर और रावलपिंडी की तरफ मूव किया है। पाकिस्तान ने कराची एयरबेस से 18 JF-17 जेट को एयरफोर्स स्टेशन की तरफ रवाना किया है। यह एयरफोर्स स्टेशन लाहौर और रावलपिंडी में है, यानी 18 यानी 1.5 स्क्वाड्रन। इसमें एक C-130E हरकुलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है, एक छोटा एयरक्राफ्ट जो वीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने सभी 20 कॉम्बैट फाइटर जेट स्क्वाड्रन को भी हाई अलर्ट पर रखा है। साथ ही पाक आर्मी चीफ ने तीनों फोर्सेस के कमांडर्स के साथ बैठक की है। खुद एयरबेस गए पाकिस्तान के एयर चीफ। पाकिस्तान ने 2 दिनों के लिए फायरिंग वार्निंग या नो टाइम भी जारी कर दिया है। इसके तहत उसने अरब सागर में फायरिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इसीलिए कराची और ग्वादर के पास एयरक्राफ्ट और मर्चेंट वेसल्स को इस अभ्यास के इलाके से दूर रहने को कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम एजेंसी UKMTO को पाकिस्तान ने बताया कि वो उत्तरी अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास करने जा रहा है। यानी पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत बहुत जल्द बहुत बड़ा और बहुत घातक एक्शन लेने जा रहा है। हमारी एक पलटन का नाम घातक भी है और यह छटपटाहट पाकिस्तान की तीनों सेनाओं में साफ दिख रही है। और पाकिस्तान के टीवी चैनलों में एक्सपर्ट्स यही बहस कर रहे हैं कि आखिर इस बार भारत क्या करने वाला है। जो मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों के बाद शायद बालाकोट टाइप या उससे भी खतरनाक किस्म का कोई स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ होगा। अभी यहाँ बात होगी कि नहीं, कोई ना कोई एक्शन भारत जरूर पाकिस्तान के खिलाफ लेगा। कहीं मत जाइए अपनी स्क्रीन के ऊपर, अभी आप सिर्फ TV9 देखिएगा।
बिल्कुल भी चैनल मत बदलिएगा, क्योंकि भारत की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भारत की सरकार के साथ न सिर्फ सॉलिडेरिटी दिखाई है, बल्कि यह खबर अब से कुछ क्षणों में आपके सामने आने वाली है। बी ऑन अ स्टैंड बाय, बहुत बड़ी खबर हम लेकर आ रहे हैं। यह खबर झकझोर के रख देगी आपको। जब पाकिस्तान पर भारत के बड़े हमले की बात ही हो रही है, इस बीच अमेरिका की CIA के एक डॉक्यूमेंट चर्चा में है। यह 1993 की सीक्रेट रिपोर्ट है जिसे अब जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना से जुड़े लोग मानते हैं अगर भारत से एक और बड़ी जंग हुई तो उनकी आर्मी तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान की आर्मी। अमेरिकी एजेंसी की इस रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान की सैन्य और आर्थिक ताकत की तुलना की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध शुरू करने में भारत का कोई रणनीतिक हित नहीं है, लेकिन अगर जंग हुई तो पाकिस्तान की सेना तबाह हो जाएगी। वहीं पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा है पाकिस्तान आतंकी संगठनों का अड्डा बन गया और अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान की गले की नस काट देनी चाहिए। Certainly that speech seemed to green light terror. You know, Asif Munir, General Munir said, this is like Kashmir is the jugular vein. What India now needs to do is to cut Pakistan's jugular. There's no ifs, ands, or buts. There are no shortcuts anymore. Asif Munir gave a green light. We know that Pakistan is home to myriad terrorist groups, from Lashkar-e-Taiba, Harakat al-Mujahideen, many, many others. जो हमने आपसे वादा किया था, यह खबर आपके सामने आ रही है। हम चाहते थे इसकी पूरी डिटेल लेकर आए। मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज, सर्वदलीय बैठक से निकली बड़ी खबर। ब्रेक करिए। विपक्ष ने कहा पीओके पर कार्रवाई करिए। विपक्ष की सरकार से कार्रवाई की मांग। विपक्ष ने कहा पीओके आतंक की जड़ है। विपक्ष ने कहा, सरकार से कहा हम साथ हैं। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। मेरे साथ आनंद प्रकाश मेरे सहयोगी हैं। आनंद, मैं एग्जैजरेटेड सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं एग्जैजरेटेड पहले ही कह देता हूं, लेकिन आनंद क्या यह समझा जाए कि विपक्ष ने, यह देखिए किस तरीके से विपक्ष ने जो मारे गए लोग हैं उनके लिए 2 मिनट पहले श्रद्धांजलि वहां पर उसके लिए मौन रखा और उसके बाद यह बातचीत हुई है। क्या यह समझा जाए आनंद की विपक्ष ने एक मैंडेट दे दिया है भारत सरकार को कि बस बहुत हो गया, गो आफ्टर पीओके? बिल्कुल, आज जो सर्वदलीय बैठक हुई, 2 घंटे बैठक चली, इससे विपक्ष जो है वो सरकार के साथ खड़ा था। विपक्ष ने कहा कि सरकार इस मसले पे कदम उठाए और सरकार जो भी कड़ा और बड़ा कदम उठाएगी, सरकार के उस कदम के साथ विपक्ष खड़ा रहेगा। साथ ही साथ सरकार को विपक्ष ने यह भी कहा कि आखिर हम पीओके में क्यों नहीं चले जा रहे, पीओके में हम घुस के आतंकी जो ट्रेनिंग कैंप्स उन पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। ये विपक्ष की तरफ से कहा गया सरकार को। सरकार ने उस पर यह कहा कि सभी विकल्प जो है सरकार के सामने है और सरकार उसको सही समय पे उसका फैसला लेगी। जाहिर जिस 2 घंटे ये बैठक चली है उसमें डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उन्होंने 15 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया और ये घटना कैसे हुई और इसमें क्या कहीं चूक हुई, तमाम बातों को अपने प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया। सरकार की तरफ से ये बताया गया कि जहाँ पे घटना हुई उस बात की जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेज को नहीं दी गई थी, क्योंकि अमूमन वहां पर जो अमरनाथ यात्रा जो शुरू होने के पहले वहां पर टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन जो पूरा होटल के लोग थे उन्होंने सरकार को और एजेंसियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ऐसे में ये घटना होगी। राहुल गांधी ने भी पूछा कि आखिर क्यों वहां पे ट्रूप्स डिप्लॉय क्यों नहीं थे, सिक्योरिटी फोर्सेज क्यों नहीं थी जहां पे ये घटना थी। और एक सवाल ये भी सरकार की तरफ से पूछा गया कि आगे सरकार क्या कदम उठाएगी, तो सरकार की तरफ से ये बताया गया कि सरकार के सामने सभी विकल्प हैं, सरकार उन पर विचार कर रही है। जाहिर तौर पर आनंद, जाहिर तौर पर ओपन मीटिंग थी ये, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के यहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे। सरकार अपने एक्शन के बारे में नहीं बताएगी, लेकिन सरकार ने क्या यह गेज कर लिया है कि सरकार का जो भी एक्शन होगा, रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सरकार का जो भी एक्शन होगा, विपक्ष का मैंडेट सरकार के साथ है, दे आर रेडी टू गो ऑल आउट। क्या यह फीलिंग आ रही है? जी बिल्कुल, सरकार ने विपक्ष को, सभी राजनीतिक दलों को अपने साथ में लेने के लिए, सहयोग करने के लिए, भरोसे में लेने के लिए बैठक बुलाई थी और सरकार को जो उम्मीद थी उसी उम्मीद के मुताबिक विपक्षी दलों ने भी आनंद, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। इस वक्त मेरे सामने 2 बड़ी खबरें आ रही हैं, लेकिन उससे पहले वेरी क्विकली अपनी घड़ी मिला लीजिए, बस 2 मिनट मुझे दीजिएगा। 2 मिनट में आपको पूरा अपडेट करने वाला हूं। शुरुआत करते हैं टॉप 9 के साथ। अभी इस वक्त की बड़ी खबरें, वो पार्ट
जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान में खौफ का हाल यह है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इमरजेंसी बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डर के मारे यह सवाल पूछ बैठे कि अगर भारत ने हमला किया तो हम क्या करेंगे। पीएम मोदी की बदले वाली दहाड़ से पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई। पीएम शहबाज शरीफ लगातार पाक आर्मी चीफ के साथ बैठक कर रहे हैं। वहां सेना को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। भारतीय सेना के हमले के डर से पीओके में टेरर कैंप भी तेजी से खाली कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान में सारे डेवलपमेंट प्रधानमंत्री मोदी के बदले वाले ऐलान के बाद देखने को मिल रहे हैं। दरअसल पहलगाम में हमले के बाद पहली बार पीएम मोदी जनता से रूबरू हुए बिहार की जनसभा में, और वहां सबसे पहले उन्होंने पहलगाम में जान देने वाले पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी। दोनों हाथ जोड़कर 26 भारतीयों के बलिदानों को नमन किया। इसके बाद उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके एक एक शब्द ने पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर अवाम तक की नींद उड़ा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमला करने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, और यह सजा मिलकर रहेगी। इस प्रण पर पाकिस्तान में खौफ का आलम यह है कि वहां फौरन पाकिस्तानी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी को अपनी पोस्ट पर ही रहने का ऑर्डर जारी हो गया है। पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि आतंक की बची कुची जमीन को मिट्टी में पूरी तरह से मिला देने का वक्त आ चुका है। पहलगाम के आतंकी और उनके आकाओं का बचना नामुमकिन है। तो इस प्रण पर पाकिस्तान में डर का आलम यह था कि इस्लामाबाद में पीएम शहबाज शरीफ ने फौरन तीनों सेना अध्यक्षों के साथ इमरजेंसी बैठक कर ली। वहीं से फौज को रेडी रहने का आदेश जारी कर दिया। शहबाज शरीफ की इस बैठक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अब देखने जा रहे हैं। इस बैठक में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर भी बैठे हुए थे। खामोश थे, चिंगारी उन्होंने ही भड़काई थी, लेकिन चेहरे से हवाएं उड़ी हुई थी। ये देखिए जरा। लेकिन पीएम ने जब यह ऐलान किया कि पहलगाम के दुश्मनों को ट्रेस करेंगे, ट्रैक करेंगे और उनका दी एंड करेंगे, यानी वी विल हंट देम डाउन, तो इसके बाद पीओके में हड़कंप मच गया। लॉन्च पैड पर घुसपैठ के लिए तैयार आतंकियों, टेरर कैंपों में बैठे आतंकियों को फौरन सेफ हाउस में छिपाया जाने लगा। कुछ तो शायद जेलों में भाग गए होंगे। वहीं पीएम मोदी ने जब यह कहा कि आतंकियों को धरती के किसी भी कोने में बचाने के लिए क्यों ना भेज दिया जाए, भारत की सेनाएं उनके पीछे तक जाएंगी, आतंक के आका भी नहीं बचेंगे, तो फिर पाकिस्तान ने आनन फानन में अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी का बदले वाला प्रण निश्चित तौर पर एक बड़े एक्शन का इंडिकेशन है, लेकिन भारत आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या कर सकता है,
ये फिक्र के लेंस से समझने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। जानकार इस बयान के मायने निकाल रहे हैं कि इस बार भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से कहीं बड़ा एक्शन ले सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम के दोषी धरती के किसी भी कोने में क्यों ना छिपे हो, हम उन्हें खोज निकालेंगे। जानकार इस बयान के मायने निकाल रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो भारत पाकिस्तान पर भी हमला करने से नहीं चूकेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों के आकाओं को भी मिट्टी में मिला देंगे तो क्या डायरेक्ट एक्शन आईएसआई और पाकिस्तान फौज तक होगा। पीएम मोदी ने कहा कि दुश्मनों को ऐसी सजा मिलेगी जिससे लगेगा कि सच में न्याय हुआ है। जानकारों को लगता है कि यह बदला कुछ इस भयानक अंदाज में होगा कि पाकिस्तान दूसरी बार पहलगाम जैसा हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। वैसे पहली बार है जब पीएम मोदी ने हिंदी के तीखे शब्दों के साथ अंग्रेजी में भी पाकिस्तान को ललकारा है, और अंग्रेजी की स्पीच के मायने ग्लोबल मैसेजिंग के। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. प्रधानमंत्री मोदी ने बदले की बात अंग्रेजी में क्यों कही? आइए डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जहां तक हमें लगता है इसमें 5 पॉसिबिलिटीज हैं। दुनिया को मैसेज, ये भारत की आत्मा पर हमला है, बदला जरूरी है। दुनिया को बता दिया भारत अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। भारत पाकिस्तान से बदला लेगा, कोई तीसरा देश दखल ना दे। भारत इस बार यूनाइटेड नेशंस का कोई ज्ञान सुनने के मूड में नहीं है। मानवाधिकार वाली कोई दुहाई इस बार भारत पर बेअसर है। और सीधे सीधे इस अंग्रेजी वाले भाषण का एक मैसेज है, और वो ये है, सीधे तौर पर अगर कोई विदेशी ताकतें पाकिस्तान के साथ हैं तो वो समझ जाएं कि भारत का इरादा कितना लाउड एंड क्लियर है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, भारत की कार्रवाई के डर से पीओके में टेरर कैंप को तेजी से खाली कराया जा रहा है। अब इस सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज की डिटेल देने का समय आ चुका है। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी ने सूत्रों से जानकारी दी है, भारत ने जिस तरह से कड़े रुख को अपनाया है उसके बाद पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों में दहशत है। भारत की ओर से संभवित हवाई हमले हो सकते हैं, ये सोचकर डर के मारे आतंकवादी सीमा पर बनाए गए लॉन्चिंग पैड को छोड़कर भाग रहे हैं। खबर है कि लॉन्च पैड के साथ साथ जैश ए मोहम्मद के मुख्य ट्रेनिंग कैंप और हेडक्वार्टर से भी आतंकियों को हटाया गया। जैश ने अपने बहावलपुर हेडक्वार्टर भी खाली करा दिया। यह 18 एकड़ में फैला एक टेरर हेडक्वार्टर है जहां पर हजारों आतंकी एक साथ रह सकते हैं और आतंकी ट्रेनिंग लेते हैं। लश्कर जैश के टॉप कमांडर्स को भी अलग अलग सेफ हाउस भेजा गया है। पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की फौज को डर है कि भारत जब प्रतिशोध लेगा तब इन आतंकियों का अंत सुनिश्चित है, तो उनकी जान बचाने की कोशिशें पहले ही शुरू कर दी गई हैं। लेकिन जैसे कि पीएम मोदी ने कहा, यह आतंकी धरती के किसी भी कोने में क्यों ना छिप जाएं, भारत की सेना उनके पीछे जाएगी और उनका खात्मा होकर रहेगा। अब इन आतंकवादियों को मुनीर और शाहबाज नहीं बचा सकते। पाकिस्तान के आतंकियों और उनके आकाओं को डरना भी चाहिए, क्योंकि जितनी बेरहमी से उन्होंने पहलगाम में पर्यटकों को धर्म पूछकर मारा है, उसके बाद ऐसे आतंकियों का अंतिम पता ठिकाना जहन्नुम फिक्स कर देना चाहिए। और ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि पहलगाम हमले का ये नया वीडियो भी आतंकियों की इस क्रूरता की पुष्टि करता है। आप इस वीडियो को देखिए। एक आतंकी पार्क में बैठे एक परिवार से बहुत पास आता है, फिर सैलानियों को घुटनों पर बैठने के लिए इशारा देता है।
और फिर आधुनिक हथियारों से सिर में गोली मार देता है। यह उसी तरह का कत्लेआम है जैसे हमास के आतंकवादी करते हैं। और कहां पर हो रहा है ये देखिए, यहां पर वो जिप लाइन है जिससे लोग ऊपर से नीचे रोपवे से ट्रैवल करते हैं। लोगों के हेलमेट्स यहां पर लगे हुए हैं, वहां जाके अटैक किया है। खुफिया सूत्रों से ऐसी भी खबरें हैं कि आतंकवादी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट के इन ट्रेंड आतंकियों को हमास की तरह हमले का ऑर्डर था। 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरह से हमास के आतंकियों ने इजराइल में चल रहे नोवा फेस्टिवल को टारगेट किया था, जिस तरह से यहूदियों को धर्म की नफरत में मार डाला था, उसी तरह से यहां भी हिंदू पर्यटकों को टारगेट किया गया। पहलगाम का हमला हमास के हमले से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, क्योंकि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को टारगेट किलिंग की। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने यहूदी नागरिकों को चुन चुन कर मारा था। पहलगाम में आतंकी विदेशी नागरिकों को भी टारगेट करने के मकसद से आए थे। हमास के आतंकियों ने उस समय भी यही खतरनाक योजना बनाई थी, क्योंकि नोवा फेस्टिवल में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के लोग पहुंचे हुए थे। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम के आतंकियों ने अपने शरीर पर कैमरे लगाए हुए थे, पूरी घटना की वीडियोग्राफी कर रहे थे। इजराइल में हमास के आतंकवादियों ने उस समय बॉडी कैम के साथ अटैक की पूरी रिकॉर्डिंग की। हमास का हमला इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को और भड़काने के लिए था, क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करने का प्रयास था, जबकि पहलगाम में टीआरएफ का यह हमला जम्मू कश्मीर में तेजी से सामान्य होते हालात को डिस्टर्ब करने के लिए था, जम्मू कश्मीर के पर्यटन को चोट पहुंचाने के लिए, जम्मू कश्मीर को फिर से 90 वाली दहशत में ले जाने के लिए किया गया हमला था। हमास पैटर्न हमले का एक और प्रमाण यह भी है कि इजराइल में हमला करने के बाद हमलावर गाजा में वापस जाकर छुप गए। पहलगाम में भी आतंकियों ने कुछ ऐसा ही किया। पहले रेकी की, कुछ दिन बाद जब देखा कि बड़ी संख्या में पर्यटक आए हुए हैं तो सही समय चुना और सुनियोजित तरीके से आतंकी अटैक किया और फरार हो गए। ये खुलासे बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने आतंकी हमले का पूरा प्लान, अपना जो प्लान है वो बदल दिया है। उन्होंने हमास वाला तरीका अपना लिया है। इसीलिए हमारा सवाल सीधा है, पहलगाम में हमास जैसा हमला हुआ तो क्या भारत भी अब इजराइल जैसा जवाब देगा? इजराइल ने जैसे हमास के आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया कि भारत भी लश्कर, जैश, हिजबुल, टीआरएफ पर इसी तरह जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि फर्क है, गाजा के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था, पाकिस्तान के पास है। अब बात पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक की। पहलगाम आतंकी हमले की सिंधु जल संधि पर सरकार ने जो फैसले लिए, उसमें पाकिस्तान प्यासा मरेगा, वहां की फसलें चौपट हो जाएंगी, किसानों का बेहाल होगा हाल, बूंद बूंद तरसेगा पाकिस्तान। ये नोट कर लीजिए। आपने गाजा में देखा क्या? वहां के लोग कह रहे हैं कि बम गिरा दो लेकिन पानी दे दो, हमें पानी चाहिए। अब कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का होने वाला है। यह ऐसी स्ट्राइक है जिसमें ना आवाज आती है, ना बम गिरता है, ना मिसाइल दागती है, ना धुआं उठता है, ना गोली चलती है, लेकिन इंसान तड़पने लगता है, छटपटाने लगता है। कुछ यही हाल पाकिस्तान का होने वाला है। कराची में, लाहौर में, मुल्तान में 40 डिग्री की गर्मी में लोगों की प्यास शायद बुझने वाली नहीं है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई इस संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली के कुल जल का लगभग 70 से 80% हिस्सा दिया गया, जो उसके लिए लाइफलाइन की तरह। अब इसी पर भारत ने ब्रेक लगा दिया है, जिससे पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। भारत के इस फैसले का पहला और सीधा असर खेती पर होगा। सिंधु और सहायक नदियों पर पाकिस्तान की 80% सिंचाई निर्भर है, यानी कृषि क्षेत्र में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि वहां के लिए खेती असंभव हो जाएगी। गेहूं, धान, गन्ना और कपास की खेती तबाह हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी से मिलता है। पाकिस्तान की जीडीपी में कृषि सेक्टर की हिस्सेदारी 23% है। 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका इसी से चलती है। दूसरा संकट पेयजल का है। पंजाब और सिंध में पानी सिंधु बेसिन से आता है। खासतौर से लाहौर, कराची और मुल्तान में पानी की किल्लत हो सकती है। लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, वहां अशांति फैल सकती है। पाकिस्तान के 3 शहरों में लगभग 4 करोड़ की आबादी रहती है। तीसरा संकट बिजली का है। पाकिस्तान के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिंधु बेसिन पर निर्भर है। तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट्स इसी नदी पर निर्भर है। अगर पानी कम हुआ तो बिजली बननी मुश्किल हो जाएगी। जाहिर है कई शहरों में अंधेरा छा जाएगा। खाद्य सुरक्षा पर खतरा है। पानी की कमी से फसलों पर असर होगा। खाद्य उत्पादन कम होगा, जिससे अनाज और सब्जियों की कमी हो सकती है। महंगाई आसमान पर पहुंच सकती है। आर्थिक संकट बढ़ सकता है।
खेती और बिजली से जुड़े सेक्टर ठप हो सकते हैं जिसका पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर होगा। बाढ़ और सूखे की समस्या बढ़ेगी। पानी का फ्लो अगर भारत कंट्रोल करेगा तो कभी बाढ़ कभी सूखा दोनों का खतरा रहेगा। यानी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों स्तर पर पाकिस्तान को कड़ी चोट पड़ी है। अब एक सवाल यह भी है कि सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद भारत के पास क्या विकल्प है? भारत आगे क्या क्या कर सकता है? भारत जल प्रवाह का डेटा साझा करना बंद कर देगा। मतलब भारत अब पाकिस्तान को जल प्रवाह से जुड़ी जानकारी नहीं देगा। भारत अब पश्चिमी नदियों पर नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का प्लान बना सकता है जिससे पाकिस्तान को मिलने वाले जल की मात्रा प्रभावित हो सकती है। भारत अब पश्चिमी नदियों पर जल भंडारण की क्षमता बढ़ा सकता है जिससे पाकिस्तान की जल आपूर्ति पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि पानी का फ्लो कंट्रोल करने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इसके लिए नए प्रोजेक्ट्स, निर्माण और उसके संचालन की जरूरत होगी। इसके अलावा मौजूदा परियोजनाओं के संचालन में भी समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी। आपने सिंधु जल समझौते के निलंबित होने का असर देख लिया। भारत के विकल्प भी समझ लिए। अब भारत के इस फैसले का पाकिस्तान में खौफ देखिए। आज दोपहर में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की। इस मीटिंग में सिंधु जल संधि को रोकने के कदम को पूरी तरह खारिज किया गया। पाकिस्तान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे भारत अकेले निलंबित नहीं कर सकता। भारत के फैसले का पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों पर, 240 मिलियन लोगों पर असर पड़ेगा। शहबाज सरकार ने भारत के इस निर्णय को युद्ध जैसा माना। सिंधु संधि पर ब्रेक से बौखलाए पाकिस्तान ने यह भी कहा कि वो शिमला समझौता तोड़ देगा। शिमला समझौते की खबर पाकिस्तान के मीडिया में पहले से ही चल रही थी, तो चलिए ये जान लेते हैं कि समझौता क्या है जिसे तोड़ने की बात पाकिस्तान कर रहा है। भारत और पाकिस्तान ने 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना की करारी हार के बाद हुआ। इस समझौते में भारत पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण हल पर फोकस किया गया। बायलैटरली द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से समस्याओं को सुलझाने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य संघर्ष और टकराव को समाप्त करना है। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल का सामान होना है, उसमें कोई बदलाव बलपूर्वक नहीं करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे। युद्ध जैसी कार्रवाई से बचा जाएगा। दोनों देशों ने सहमति जताई कि वो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ेंगे और अपने संबंधों को सामान्य बनाएंगे। युद्ध में पकड़े गए सैनिकों और कब्जे में आई जमीनों को अब आपसी सहमति से वापस किया जाएगा। समझौते का मकसद भारत पाक रिश्तों में स्थिरता लाना और भविष्य में युद्ध जैसी स्थिति को रोकना है। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान ने शिमला समझौता तोड़ दिया तो उसका असर क्या हो सकता है? एक लाइन में कहे तो भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान तो यह समझौता करगिल करके पहले ही तोड़ चुका है। लेकिन पाकिस्तान बहुत कुछ खो देगा, यह कंफर्म है। इस्लामाबाद भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता का मंच खो देगा। शिमला समझौता पाकिस्तान को भारत के साथ शांति वार्ता का मंच देता था। इसे रद्द करने पर अगर युद्ध जैसी स्थिति बनी तो फिर वो कैसे बातचीत कर पाएगा? कश्मीर मुद्दे पर उसका नैतिक आधार नहीं रह जाएगा। शिमला समझौते में पाकिस्तान ने खुद मान लिया था कि कश्मीर मसला द्विपक्षीय है। अब इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश दोहरे रवैये की तरह मानी जाएगी। आर्थिक अस्थिरता, निवेशकों का पलायन होना तय है। पाकिस्तान के ऐसे कदम से क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। विदेशी निवेशक पाकिस्तान को अस्थिर क्षेत्र मानकर वहां निवेश करना बंद कर सकते हैं। शांति समझौते के बिना भारत पर जवाबी कार्रवाई से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं रहेगा। इससे पाकिस्तान की सीमा पर सैन्य जोखिम बढ़ेगा।